हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, वर्ष 2021 के लिए 69वें 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो हम देखते हैं इसमें किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को दिया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है? आर माधवन है। और इसके निर्माता या प्रोड्यूसर कौन है? तो रॉकेटरी एंटरटेनमेंट एलएलपी। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है, टाइम लॉस नहीं होगा। ये हमारे देश से रिलेटेड हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी से। इसको मैंने देखा है पर्सनली। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, इसका अवार्ड किसको दिया गया? तो एक था गांव। इसके निर्देशक तथा निर्माता कौन है? तो सृष्टि लखेरा। द कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नरगिस दत्त पुरस्कार किसको दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हो गई, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म हो गई, ये तो सब याद रखेंगे, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस सब याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं द कश्मीर फाइल को दिया गया है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि द कश्मीर फाइल्स को क्या दिया गया? तो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? तो राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। आरआरआर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है, क्योंकि इसको इतना ज्यादा लोगों ने देखा है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसको नहीं देखा होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को दिया गया इसका पुरस्कार। किसके लिए? तो पुष्पा द राइज पार्ट फर्स्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो यहाँ पे आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए दिया गया है? तो क्रमशः गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको दिया गया है। और यहाँ पे कृति सेनन को किसके लिए दिया गया? तो मिमी के लिए दिया गया है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे जो अवार्ड की पूरी लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है कि किस किस कैटेगरी में किस किस को अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा मैं कुछ अन्य फैक्ट बता देता हूँ, अन्य तथ्य बता देता हूँ। जैसे पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब दिए गए थे? तो 1954 में दिए गए थे। अब जब 1954 में दिए गए थे तो किस साल के लिए दिए गए होंगे? तो 1953 में बनी जो मूवियाँ थी उनको दिए गए थे। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पे सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये बीवी केसकर थे। और यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और पहली बार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया था? तो श्यामची आई, ये लिख देता हूँ मैं, ये रहा श्यामची आई। इनको पहली बार दिया गया था, इस मूवी को पहली बार दिया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की श्रेणी में। कौन सा? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 का, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ वन लाइनर कह सकते हैं आप, ये शॉर्ट न्यूज कह सकते हैं, जिसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ, जानकारी होनी चाहिए। कई बार प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में या स्टेट पीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है एसईसीएल की पेल्मा खदान एमडीओ माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी। तो एसईसीएल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। अब यहाँ पे हम जानते हैं एमडीओ या माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर का, इसका मतलब ये होता है कि जो खदान होती हैं उसके संचालन के लिए, उसके रखरखाव के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तो उसी को कहा जाता है माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड। 20 वर्षों की अवधि के दौरान इस खदान से 219 मिलियन टन से अधिक कोयला निकाला जाएगा। अगला बिंदु की एसईसीएल की पेल्मा खदान एमडीओ माइन डेवलपर और ऑपरेटर मोड के तहत छत्तीसगढ़ की पहली ओपनकास्ट खदान बन जाएगी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल ने रायगढ़ क्षेत्र में स्थित पेल्मा ओपनकास्ट खदान को संचालित करने के लिए पेल्मा कोलेरिज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार क्या होगा? तो पेल्मा कोलेरिज अगले 20 वर्षों तक खदान का संचालन करेगी, जिसके तहत पेल्मा कोलेरिज परियोजनाओं की डिजाइनिंग, वित्त पोषण, खरीद, निर्माण, संचालन और रखरखाव से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी। 20 वर्षों की अवधि के दौरान खदान से कुल 219 मिलियन टन से अधिक कोयला निकालने का प्रस्ताव है। और 15 मिलियन टन वार्षिक कोयले का लक्ष्य रखा गया है, यानी प्रत्येक वर्ष कितना? तो 15 मिलियन टन कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है। खदान से उच्च गुणवत्ता वाला G12 ग्रेड का कोयला निकाला जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, शॉर्ट न्यूज थी, हो सकता है कि पूछ ले। पहली, यहाँ पे पेल्मा खदान कहाँ पे स्थित है, पहले तो ये पूछ ले। दूसरा ये पूछ ले कि जो माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली पहली ओपनकास्ट खदान कौन बन जाएगी? तो इसके बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे।
दोस्तों इस आर्टिकल में हम जानेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। ये चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है? तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरनेम को लेकर के कमेंट कर दिया गया था। कौन से सरनेम? तो नेहरू को लेकर के, कि राहुल गांधी जो है वो गांधी का नाम क्यों यूज करते हैं, नेहरू का नाम क्यों यूज नहीं करते, इतना शर्म क्या आती है, इस तरीके से कुछ कमेंट कर दिया गया था। तो इस वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया। उसके बाद क्या हुआ था, ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है? तो विपक्षी दल के नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में क्रमशः संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अब यहाँ पे अनुच्छेद 105 जो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो एमपी से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 194 किससे जुड़ा हुआ है, तो एमएलए से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि वो लोग अपने काम को आसानी से कर सकें। नहीं तो पता चले यहाँ सत्र चल रहा है और वहां से कोई पुलिस लेकर के आ गया कि इन्होंने तो मेरे साथ गलत किया था, और तुरंत उनको जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हीनियस क्राइम का इल्जाम लगता है तो उनको तुरंत अरेस्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनके काम में बाधा आएगी। कई बार ये सब चीजें जलन में भी कराया जा सकते हैं, और राजनीति का स्तर आप देख ही सकते हैं वर्तमान समय में साम दाम दंड भेद चलता है वहाँ पे। तो इस वजह से इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि ये लोग क्या करें, आसानी से अपना काम कर सकें हमारे देश के लिए। हालाँकि वो अलग बात है कि अब देश के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा काम होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो उनका वही हाल है। पार्टी तो छोड़िए, जो अपने स्थानीय नेता उनके बारे में देखिए तो उनका भी यही हाल है। विशेषाधिकारों से क्या मतलब है? तो वे संसद या राज्य विधानसभा के सदस्यों, इसकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट हैं। ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं है, जो संसद का अभिन्न अंग भी है। यानी ये जो विशेषाधिकार दिए गए अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत, तो ये राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार वो अलग से है। राष्ट्रपति को अलग उन्मुक्तियाँ दी गई, उनको अलग छूट दी गई हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत राष्ट्रपति को कवर नहीं किया जाता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है स्टेटमेंट में दे करके पूछ ले कि क्या अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के तहत जो विशेषाधिकार मिले हैं वो राष्ट्रपति को भी दिए जाते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा संसद है उसको 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला क्या है, तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ये हमारे संसद का अभिन्न अंग है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम जानते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में। तो इसको सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, उठाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त क्या है, तो ये हाल की घटना से जुड़ा हुआ एक विशिष्ट मामला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज के 10 साल पहले कमेंट किया गया था या 10 साल पहले घटना हुई थी और आज उसके खिलाफ हम विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित करने की बात करें, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त ये है कि इस मामले में सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। पहले ये 2 शर्तें जब पूरी हो जाएँगी तब विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात की जा सकती है, तब विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जब विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रथम स्तर पर सबसे पहले इसकी जाँच कौन करेगा? तो जहाँ पे लाया जाएगा, अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में लाया जाता है तो सभापति करेगा इसकी जाँच। वो इस पर स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भी भेज सकते हैं। यहाँ पे इनके पास विकल्प अवेलेबल है, अध्यक्ष के पास और सभापति के पास, कि अगर वो चाहते हैं तो स्वयं इसकी जाँच करें, स्वयं इस पर निर्णय लें, या तो क्या करें, तो विशेषाधिकार समिति जो होती है उसको भेज दें। और विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने के लिए यहाँ पे लोकसभा में अगर शुरू करते हैं तो अध्यक्ष की, और अगर राज्यसभा में शुरू करते हैं तो सभापति की सहमति जरूरी है। उनकी सहमति के बिना शुरू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान ने इन विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक भी बढ़ाया है जो संसदीय प्रक्रियाओं या इसकी किसी समिति में बोलने और भाग लेने के लिए अधिकृत हैं। जैसे आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये संसद सदस्य नहीं माने जाते, लेकिन उसके बाद भी इनको संसदीय समिति में बोलने का, भाग लेने का अधिकार होता है। बस यहाँ पे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, तो उनको भी ये विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इनमें भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, इनको भी ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उसके अलावा इन विशेषाधिकारों को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, सामूहिक विशेषाधिकार, और दूसरा क्या है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार से क्या मतलब है, जिनका आनंद या जिनका उपभोग संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से मिलता है। और यहाँ पे व्यक्तिगत मामले में आप देखें तो जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत का क्या मतलब होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर किया जाए, पर्सनली लेवल पर किया जाए, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, जिनका उपयोग सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। तो इनको 2 श्रेणी में बांटा गया, चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सामूहिक विशेषाधिकार में, तो अगर कोई सदस्य है और वो संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, मान लीजिए लोकसभा में सत्र चल रहा है या राज्यसभा में सत्र चल रहा है, अब यहाँ पे जो कार्रवाई चल रही थी उसमें बाधा डाल रहा है, तो इसको सदन को हक है कि ये उस कार्रवाई से इसको बाहर निकाल दे या इनको दंडित करे इस सदस्य को। और दूसरा देखेंगे आप व्यक्तिगत स्तर पर, तो व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक सदस्य जो है उनको बोलने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, तो ये प्रत्येक सदस्य के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे कई मामलों में इनको, जैसे संसद का जब सत्र चल रहा होता है तब इनको, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई से भी छूट दी गई है। तो ये सारे मामले हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधाओं तथा स्वच्छता के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या है, तो डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा यूनिसेफ, इन दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट जारी की है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं है उसमें स्वच्छता का महत्व क्या है और स्वच्छता के स्तर पर कैसे काम किया जा रहा है। तो उसी के बारे में आर्टिकल चर्चा में आ गया। एक आर्टिकल ये है, उसके अलावा एक आर्टिकल और है जिसको मिला करके हम कंबाइन रूप से डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल ये है, इन दोनों को मिला करके हम कंबाइन
डिस्कस करने वाले हैं। ये कहाँ पे छपा था? तो ये आप देख सकते हैं, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन से लिया गया आर्टिकल है। अब हम जानते हैं ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है। तो एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की कमी है, जिससे 3.85 बिलियन, यहाँ पे मिलियन नहीं है, बिलियन है, 3.85 बिलियन लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ गया। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। यानी स्वच्छता की वजह से क्या हो सकता है? तो 3.85 बिलियन लोग और भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, और ये बिलियन की बात की जा रही है, मिलियन की नहीं। 1 बिलियन में 100 करोड़ लोग आते हैं, तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसको इंग्लिश में यूनिसेफ कहते हैं, कि नवीनतम संयुक्त निगरानी कार्यक्रम जेएमपी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का अभाव है, जिससे 3.85 बिलियन लोगों को इसका खतरा बढ़ गया है। यह रिपोर्ट स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित विश्व जल सप्ताह के दौरान जारी की गई थी। अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया था? तो 20 से 24 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया गया था। अब यहाँ पे हम जानते हैं रिपोर्ट की प्रमुख बातों के बारे में। तो पहला पॉइंट है बुनियादी स्वच्छता का अभाव। दुनिया की आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का अभाव है, इससे 3.85 अरब लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है, इसी के अंतर्गत है, बुनियादी स्वच्छता का अभाव के अंतर्गत मरीजों को पानी, साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब नहीं देते हैं। यानी इसका क्या मतलब? जैसे सैनिटाइजर हो गया ना, उसके बारे में बात की जा रही है कि मरीजों को अपना हाथ साफ करने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए कोई बुनियादी सेवा उपलब्ध नहीं करवाते हैं। 51% स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बुनियादी स्वच्छता सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उनमें से लगभग 68% ने शौचालयों में पानी और साबुन से हाथ धोने की सुविधाएं प्रदान की हैं। अगला बिंदु कमजोर वर्ग के लिए घातक। अब आप जैसे देखेंगे, जो गर्भवती महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये लोग क्या होते हैं? तो ये लोग बीमारियों के प्रति ज्यादा सुभेद होते हैं, कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी शक्ति कमजोर है, लेकिन यहाँ पे इनकी हालत ऐसी होती है, जो फिजिकल मूवमेंट है वो ऐसा होता है कि ये कमजोर हो जाते हैं बीमारियों के प्रति, संक्रमण के प्रति। तो उनके बारे में बात की जा रही है कि इनके ऊपर अधिक खतरा मंडरा रहा है। अगला बिंदु है विभिन्न रोगों का उदय। तो हर साल प्रत्येक वर्ष लगभग 6,70,000 नवजात शिशु सिप्सिस, एक संभावित जीवन घातक स्थिति जो तब होती है जब किसी संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया उसके अपने ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है, के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। अब सिप्सिस का आसान भाषा में समझिए। सिप्सिस ऐसे मान लीजिए ए नाम का कोई बीमारी है, और ये बी नाम की बॉडी में हो गई है, किसी व्यक्ति को हो गई है। तो जो हमारी बॉडी होती है, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि रोगों से लड़ने के लिए कुछ प्रयास करे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है रोगों से लड़ने के लिए, तो ये रोगों से लड़ने के बजाय हमारे ही ऊतक को खाने लग जाए, हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाए, इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो सिप्सिस कहा जाता है। अगला बिंदु है रोग संचरण में वृद्धि। तो अस्वच्छ हाथ और वातावरण रोग संचरण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के उद्भव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर हमारा हाथ स्वच्छ नहीं है तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। अब हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, या अपना ही हाथ अपने फेस पे लेके जा रहे हैं, या आंख टच कर रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां फैलने का संभावना रहती है। वही बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा स्वच्छ वातावरण की भी आवश्यकता बताई गई है। अगला बिंदु है कि अल्प विकसित देशों में केवल 53% स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को सुरक्षित जल आपूर्ति उपलब्ध है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए अनुपात 90% है। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए तो स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को सुरक्षित जल की आपूर्ति कितना? तो लगभग 90% है। यानी ये लोग अच्छे लेवल पे काम करके चल रहे हैं। पूर्वी एशियाई देश में कौन कौन आता है? तो चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, ताइवान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, हांगकांग और मोकाओ। और यहाँ पे हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कौन कौन से हो गए, तो जैसे ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, तिमोर लिस्ते, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया। तो इस तरीके के देश इसमें आते हैं। फिलीपींस हो गए, ये सब सारे देश इसमें आते हैं। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि 11% ग्रामीण और 3% शहरी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में पानी की पहुंच नहीं थी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी तक पहुंच और भी कम है। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं स्वच्छता सुविधाओं का महत्व क्या है। तो स्वच्छता देखभाल सेटिंग्स में स्वच्छता सुविधाओं और प्रथाओं पर समझौता नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे, महात्मा गांधी जो थे, वो भी स्वच्छता पर बहुत फोकस करते थे। और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, किसी भी महापुरुष का आप नाम ले लीजिए, किसी भी बड़े विद्वान का आप नाम ले लीजिए, वो लोग स्वच्छता पर बहुत फोकस करते हैं। और वो सिर्फ शारीरिक स्वच्छता की बात नहीं करते, बल्कि मानसिक स्तर पर भी सफाई की बात करते हैं। महामारी से उभरने, रोकथाम और तैयारियों के लिए आवश्यक है। अब जैसे आप देखेंगे, जो कोरोना आया था उसमें क्या था? एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं करना था, साफ सफाई रखनी थी। अच्छा, कोरोना की वजह से एक फायदा ये होता है कि जो हमारा पर्यावरण था वो बहुत हद तक साफ हो गया था। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि महामारी से उभरने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए और तैयारियों के लिए आवश्यक है। जैसे आप देखेंगे, हाथ से हाथ मिलाने पे फैल जाती है बीमारियाँ। उसके अलावा देखेंगे आप कि जब कोई छींकता है तो उससे जो वायरस निकलता है उसकी वजह से भी पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम मास्क लगा रहे हैं या छींकते टाइम अपने मुंह पे दस्ती का इस्तेमाल करते हैं, किसी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ हमारे तक ही रह जाती है। अगर किसी से हाथ मिलाने से पहले हम सैनिटाइजर का यूज करते हैं, या कोशिश करते हैं कि कम से कम हाथ मिलाया जाए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो महामारियों को फैलने से रोक सकती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक है क्या क्या? तो विशेषकर सुरक्षित प्रसव के लिए
यहाँ से स्वच्छता गायब है, तो उसको मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, उसकी टेंशन आप नहीं लेंगे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वच्छता आवश्यक है, विशेषकर कब? तो प्रसव के लिए। जब डिलीवरी की टाइमिंग होती है तो आप वहाँ पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है, कभी बच्चे की जान चली जाती है, कभी माता की जान चली जाती है, तो इस तरीके से केस देखने को मिलते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब डिलीवरी हो तो वहाँ पे बिल्कुल ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, बिल्कुल ही सेफ हैंड लेकर के चला जाए। इसी वजह से कई बार देखता हूँ कि ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब क्या होने लग गया है, जैसे पहले क्या चलता था, पहले तो ये चलता था कि जो गाँव मोहल्ले में एक दाई होती थी, वही आके सबकी डिलीवरी घर पे ही करवा देती थी, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था। लेकिन अब जब हॉस्पिटल जाने लग गए हैं, तो यहाँ पे कई बार होता है कि औजार ही नहीं धुला गया है, और ज़्यादातर केसेस में तो डिलीवरी वाले ये होता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल होने वाला भी रहता है, तब भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे अपना पैसा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो ऑपरेशन की बात करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे औजार ऐसे होते हैं ऑपरेशन में जो यूज होते हैं, तो उसको साफ सुथरा रखना, ये सारी चीज़ें कही जा रही है यहाँ पे। उसके अलावा जो ग्लव्स पहनते हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, संक्रमण फैल जाएगा, और यहाँ पे माता को तो बीमारी होगी ही होगी, उसके साथ साथ बच्चे को भी दिक्कत हो जाएगी। और जो बच्चा भी पैदा हुआ है उसको कुछ पता ही नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत रहेगा? अभी तो उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, उसको दुनिया के बारे में पता भी नहीं है। अभी तो ताजा ताजा आया है गंदे पर्यावरण में, और तुरंत आप उसको संक्रमण दे रहे हैं, तुरंत आप उसको स्वच्छता का ध्यान न रखते हुए कोई बीमारी फैला दे रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम जानते हैं वाश के बारे में। इसका पूरा नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसको हिंदी में कहते हैं जल, सफाई एवं स्वच्छता। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? इसमें पहला है हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। दूसरा क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने में भी ये सहायता करता है। उसके अलावा जो आपदा आती है उससे निपटने में भी ये सहायता कर सकता है। हेल्थ केयर कॉस्ट, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्चा आता है उसको भी कम करता है ये। कम्युनिटी वॉश, यानी कि यहाँ पे क्या करता है, तो सामुदायिक क्षेत्र पर, सामुदायिक लेवल पर लेकर के बात करता है कि इनके सामुदायिक स्तर पर इसका निपटान करना चाहिए। अगला है पीपल सेंटर्ड केयर, यानी आप ये लोगों पे ध्यान केंद्रित करके चलता है। उसके अलावा जो स्टाफ लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उसके बाद उनका मोरल जो है वो सारी चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा डिजीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, यानी जो बीमारी होती है उसकी रोकथाम और उसका जो है नियंत्रण, उसके बाद उसका उपचार भी करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के अंतर्गत देखी जाती है, सारे इसके फायदे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वॉश के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं जल, सफाई और स्वच्छता। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो शहरी केंद्रों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिसमें 9 से 10 मिलियन नागरिकों की उचित स्वच्छता तक पहुँच नहीं है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। तो आप सोच के देखिए, 9 से 10 मिलियन लोगों की बात की जा रही है, कितना बड़ा ये आंकड़ा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वच्छता से संबंधित कौन-कौन सी पहल की गई है। तो इसमें पहला पॉइंट है स्वच्छ भारत की शौचालय पहुँच और रोजगार सृजन। इसका उद्देश्य क्या है? तो खुले में शौच को कम करना है, और 2018 और 2019 के बीच लगभग 93% घरों में शौचालय की सुविधा थी। अगला बिंदु कि ग्रामीण समुदाय में पानी, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की परवाह करता है। एक लक्ष्य ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति स्थापित करना भी है। यानी इस योजना के तहत क्या करना है, तो यहाँ पे ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति करना भी इसका एक लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा ये क्या करता है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की परवाह करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को और स्वच्छता को कैसे लेकर के चलना है यही देखता है। कौन सा कार्यक्रम? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। अगला बिंदु आइजल सेफ वाटर स्टेशन, पॉल न्यूमैन द्वारा बनाया गया था इसको। तो ये नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कहीं अपने आंसर राइटिंग में या कहीं एग्जाम्पल देने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। एक गैर लाभकारी संगठन है ये क्या करता है, तो उन समुदायों में स्वच्छ गुणवत्ता वाले पानी तक पहुंच प्रदान करता है जहां जल सुरक्षा दुर्लभ है। एंड जैसे आप देखेंगे ना, महाराष्ट्र का कोई एक जिला है, मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चलता है, तो वाटर वाइप्स का कॉन्सेप्ट चलता है। और सोचेंगे वाटर वाइप्स क्या है, उसका ये मतलब है कि जो पानी लाने के लिए ना आदमी एक एक्स्ट्रा शादी करता है, यानी जो पुरुष है वो एक्स्ट्रा शादी करता है, और उस औरत का काम क्या है, वो सिर्फ काम यही करे कि पानी भर भर के लाएगी। ना तो उससे बच्चे पैदा किए जाएंगे, ना तो उसको घर में बीवी की तरह माना जाएगा। बस उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि पानी भर करके लाएगी और उसको बदले में 2 वक्त की रोटी मिलेगी, ये उसका काम है। और ये आज की बात की जा रही है, 21वीं शताब्दी की, और ये कहीं और की नहीं, महाराष्ट्र की बात की जा रही है। तो इस तरीके से यही बात की जा रही है कि आइजल सेफ वाटर स्टेशन के तहत क्या किया जाता है, तो जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों को कवर किया जाता है। वाश सहयोग, जहाँ पे बात की जा रही है USAID, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और यूनिसेफ, ये दोनों भारत के सहयोग से मिलकर के काम करें इस क्षेत्र में। अब यहाँ पे हम जानते हैं यूनिसेफ के बारे में, अगली स्लाइड में हम जानेंगे WHO के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका पूरा नाम यहाँ पे मैंने लिख ही दिया, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ इसको कहते हैं इंग्लिश में। यूनिसेफ के नाम से ज्यादा फेमस है। मुख्यालय इसका कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका अध्यक्ष कौन है, तो टोरी हैट्रेम इसका अध्यक्ष है। यूनिसेफ जिसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था, अब आधिकारिक तौर पर इसको क्या कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं इसको। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे हम जानते हैं WHO के बारे में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और 6 अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये जो अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ कहाँ पे है, तो अफ्रीकी रीजन वाला आप देखेंगे
ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। उसके अलावा यूरोप वाला कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया वाला कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली इंडिया में है। ईस्टर्न मेडिटेरियन वाला कहाँ पे? तो कायरो इजिप्ट में है। उसके अलावा वेस्टर्न पैसिफिक वाला कहाँ पे? तो मनीला द फिलीपींस में है। उसके अलावा द अमेरिकास वाला कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें से एक कहाँ पे? तो इंडिया में भी है, न्यू दिल्ली में भी। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक हिस्सा है। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसमें पहला है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, दूसरा है वैश्विक पोषण रिपोर्ट, तीसरा है वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, उसके अलावा परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट, उसके अलावा सर्वर पर विश्व रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्टें डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की जाती है। कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। यह बताता है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। पूछ ले कि यहाँ पे वैश्विक पोषण रिपोर्ट कौन जारी करता है, इस तरीके से रिपोर्ट का नाम देकर के ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देकर के ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आप में से कितने लोग का सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, या मतलब इसी तरीके के किसी भी फोर्स में जाने का? एक्चुअली इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सेना होती है, जो हमारे सशस्त्र बलधारी हैं, इनके मानसिक स्थिति के बारे में। कई बार क्या होता है, तो ये लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले। एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो सेना में या सशस्त्र बलों में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने वही बताया, इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आया। तो हम जानते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में। यहाँ पे डिप्रेशन के प्रमुख सिम्पटम्स के बारे में बात की। तो अगर आप में से किसी को भी ये चीज़ लगातार फ़ील होती है, तो ज़रूर किसी ना किसी से बात करिए। और अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो कोई ना कोई एक दोस्त तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी बात सुनेगा। अगर वो भी नहीं सुनता, तो किसी ना किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। क्योंकि होता क्या है, लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और अंततः जाकर के सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड से पूरा घर सदमे में चला जाता है। आप तो अपनी ज़िंदगी खत्म करके चले गए, लेकिन जिन माँ-बाप ने आपको इतने गर्व से पाला था, उनके बारे में सोचिए। इतनी उम्मीद लगा करके वो बैठे थे, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ये करेगा, वो करेगा, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी-सी बात हुई नहीं कि सुसाइड की बात करने लग जाते हैं। किसी से ब्रेकअप हुआ है, किसी से दोस्ती खत्म हुई, तो क्या होता है, सुसाइड की बात करने लग जाते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपको फ़ील होती है लगातार, तो आप चाहें तो एक बार अपने दोस्त यार से या अपने माँ-बाप से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार जो होते हैं, उनमें क्या-क्या लक्षण देखे जा सकते हैं, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि रुचि की कमी हो जाएगी। कोई भी काम कोई करेगा तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा यार तुम करो ना, मुझे क्यों पका रहे हो? मुझे बस अकेला छोड़ दो बंद कमरे में, मुझे तन्हा रहना है, इस तरीके की बातें होने लगेंगी। उसके अलावा इरिटेबिलिटी, यानी हर बात पर आपको चिढ़ आएगी। कोई पूछेगा खाना खाए? तो उसपे भी चिढ़ आएगी, कोई पूछेगा खाना निकाली? तो उसपे भी चिढ़ आएगी। इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें निकल कर के आएँगी। उसके अलावा होपलेस फ़ील करेंगे लगातार। उसके अलावा लगातार सैड रहना। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें परेशानी और थकान फ़ील होगी हमेशा। उसके अलावा स्लीपिंग प्रॉब्लम, सोने में भी दिक्कत आएगी। तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको लगातार नज़र आ रही है, तो ज़रूर एक बार किसी न किसी से बात करके देखिए। क्योंकि होता ये है, कई बार तो ये होता है ना कि हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। और हमें तो छोड़िए, अगर हम इस चीज़ को कहते भी हैं कि डिप्रेशन के शिकार हैं, तो लोग इस पे यकीन ही नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार क्या यार नाटक फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन-वप्रेशन कुछ है ही नहीं। मतलब बहुत सारे लोग अभी तक इसको मान्यता ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। और ख़ास करके जो हमारे जैसे घर के लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे घरों में ऐसा होता होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके यहाँ पे डिप्रेशन को एक नाटक माना जाता है। जो अमीर घर के लोग हैं, वो तो फिर भी मान्यता दे रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे फैमिली के जो लोग हैं, वहाँ पे डिप्रेशन को एक नाटक माना जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई पेरेंट ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर आपका बच्चा सैड दिख रहा हो लगातार, तो आप खुद ही उनसे बात करिए ना। या अगर आपको कोई दोस्त लगातार सैड दिख रहा हो, तो आप खुद ही उनसे बात करिए। एक दफ़ा अपनी तरफ से कदम बढ़ाए, हो सकता है कि वो भी थोड़ा-सा ओपन हो जाए। अगर आपके 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बात कर लेने से किसी की जान बच जाती है, तो यार आप महान कैटेगरी में आने वाले हैं, क्योंकि किसी की जान बचाना छोटी बात नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है या ऐसा फ़ील कर रहा है, तो उसका मज़ाक बिल्कुल ना बनाएँ, बल्कि उसकी बात सुनें ध्यान से कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए, कई बार होता ये है कि सामने वाला सिर्फ़ बोलना चाहता है, उसको सिर्फ़ कोई सुनने वाला चाहिए, जो हाँ में हाँ मिलाए। तो कई बार सिर्फ़ हमें हाँ में हाँ मिला देने से या सिर्फ़ उसकी बात सुन लेने से सामने वाले को रिलैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है या ऐसा फ़ील कर रहा है, तो आप कभी भी उसका मज़ाक नहीं बनाएँगे। यहाँ पे बात की जा रही है कि मानसिक स्थिति की वजह से उसके अलावा जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, जो पदार्थ होता है, जो नशीली दवाएँ होती हैं, उसकी उससे कितने लोगों के ऊपर कितना किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें पहला है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, यानी यहाँ पे जो चिंता को लेकर के समस्याएँ हैं, वो कितना, तो 3.8% लोगों में देखने को मिली है। ये कब का आंकड़ा है? तो ये आंकड़ा है 2019 का, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात की जा रही है डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं निराशाजनक बीमारी। तो इसका कितना प्रतिशत है? 3.4% है। उसके अलावा अल्कोहल का प्रयोग करके जो लोग डिसऑर्डर में चले जाते हैं, यानी अल्कोहल पीने की वजह से जिनको समस्याएँ होती हैं मानसिक स्तर पर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कितना है? तो 1.3%। उसके अलावा जो दवाओं का यूज़ कर के उसके उसका क्या प्रतिशत है? तो 0.7% है। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, ये शब्द आप लोगों ने मूवीज़ में बहुत सुना होगा। साउथ इंडियन की मूवीज़ में अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, या और भी हिंदी मूवीज़ में भी सुना होगा बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी एक ही समय पे 2 व्यक्तियों का रोल निभाने लगते हैं। कभी राम, कभी श्याम, ये दोनों रोल प्ले करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, बाइपोलर डिसऑर्डर 0.5%। उसके अलावा सिज़ोफ्रेनिया, ये भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। ये कितना, तो 0.3%। उसके अलावा बात करें ईटिंग डिसऑर्डर, यानी खाने में जो विकार होता है, खाने के समय सही से नहीं खाना,
या ठीक तरीके से खाना नहीं लेना। उसके बाद बात करें तो 0.2%। ये यहाँ पे दिखाया क्या गया? तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो मानसिक स्तर पर बीमारियाँ हैं, वो कौन-कौन से लेवल पर चल रही हैं, मतलब कितने प्रकार की हैं और उसका प्रतिशत क्या है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई है कि मानसिक स्तर पर जो लोग डिस्टर्ब चलते हैं, जो डिप्रेशन में चलते हैं, वो किस-किस स्तर पर, किस-किस कैटेगरी में बाँटे गए हैं, तो ये प्रतिशत यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि डिप्रेशन की वजह से क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं। तो लगातार सैड रहना, हमेशा दुःख में रहना, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा लोनली, हमेशा तनहा रहना, अब आप समाज से कट के रहेंगे, अकेले रहेंगे, कमरे में बंद रहेंगे, तो उसका क्या ही फ़ायदा, मतलब इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। उसके अलावा होपलेस, लगातार निराशा बनी रहना, आपको लग रहा है यार सारी दुनिया बेकार है, ये है, वो कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, मैं तो बहुत खराब हूँ, ऐसे-वैसे, मतलब हमेशा नेगेटिव चीज़ें आ रही है दिमाग में, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें बात की जा रही हैं। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो अन्य बहुत बड़ी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जैसे आप देखें मानसिक स्तर पर बीमारी होती है, तो क्या हो सकता है, पागल भी हो सकता है इंसान। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि सेल्फ हार्मिंग, यानी खुद को दुःख देने वाले, खुद को तकलीफ देने वाली घटनाएँ भी घट सकती हैं, जैसे सुसाइड की बात की जा रही है। उसके अलावा अपने आप का ही हाथ-पैर तोड़ लेना या जैसे सर दीवार पे दे मारना, इस तरीके से अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कंडीशन में पहुँच जाता है इंसान। उसको ये समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, मेरे घरवालों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें समझने की क्षमता खो देता है इंसान डिप्रेशन में जब रहता है। उसको बस यही लगता है कि सारी दुनिया बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ छोड़-छाड़ दो। सुसाइड लास्ट ऑप्शन रहता है डिप्रेशन का। तो इस वजह से अगर कभी भी किसी को आपसे कोई बात करना चाहे, तो आप कभी इस मौके को छोड़ें नहीं। देखिए दोस्त हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम सबके भी दोस्त हैं। तो ये चीज़ होती है कभी-कभार कि दोस्त परेशान होते हैं, कभी करियर को लेकर के, कभी फैमिली को लेकर के। आप 5 मिनट अगर किसी की बात सुन ले रहे हो और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाने से बच जा रहा है, तो सोचिए ना कि कितनी बड़ी बात है। और वहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि अगर किसी पर्सन की हेल्प करते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो उसके बारे में क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। सेव ए लाइफ, एक ज़िंदगी बचाते हैं। उसके अलावा लीड समवन टुवर्ड हीलिंग, यानी हम किसी और को इस चीज़ से बाहर निकलने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारी सशस्त्र सेनाएँ हैं, उनके बीच मानसिक स्वास्थ्य इतने बड़े लेवल पर क्यों निकल के आ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो यहाँ पे बात की जा रही है सख्त संरचित पदानुक्रम। वर्दीधारी बल सख्त संरचित है, कमांड और नियंत्रण पदानुक्रम प्रणाली। उसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी अपने निकटतम कनिष्ठ के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी भी होता है। उसके अलावा पदानुक्रम का उल्लंघन शायद ही कभी किया जाता है और प्रणाली, अनुशासन, भूमिकाओं की अस्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। हालांकि यह अमानवीय हो जाता है। अब यहाँ पे आपको लगे यार क्या पढ़ के सुना दिया, कुछ भी तो पल्ले नहीं पड़ा, इसको ऐसे समझिए। देखिए जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र सेना है, उनके बीच क्या होता है, तो आप देखें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब अगर उनको 4 बजे उठने के लिए कहा गया है, तो 4 बजे उठना ही उठना है। 4 बज के 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको सज़ा दी जाएगी। तो इस तरीके की बातें की जा रही है, वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही बड़े लेवल पर। उसके अलावा जो सीनियर अधिकारी होते हैं, वही लोग ये रिपोर्ट तैयार करते हैं अपने जूनियर के बारे में। और यहाँ पे अगर आप सीनियर का मुँह जो ही नहीं करेंगे, उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उसकी चापलूसी नहीं करेंगे, तो आपका प्रमोशन ही रोक दिया जाएगा, भले से आप कितने भी काबिल हों। क्योंकि हर किसी को ये पसंद होता है कि लोग मेरे आगे-पीछे घूमें। तो वो बात यहाँ पे की जा रही है कि जो सीनियर होते हैं, वही अपने जूनियर के रिपोर्टिंग पदाधिकारी भी होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम जूनियर करके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम किसका होता है? मान लीजिए यहाँ पे 10 आतंकवादी किसी ने मार दिया, लेकिन नाम क्या होता है कि टीम लीडर का। यहाँ ए नाम के टीम लीडर थे, इन्होंने ये टीम लीड की थी, इन्होंने इनकी यहाँ पे विशेषज्ञता में, इनके निर्देशन में लोगों ने मार गिराया। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि ये जूनियर ने अपनी जान पे खेल करके, हालाँकि कई मुद्दों में बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि क्रेडिट किसको मिलता है, तो जो सीनियर लीडर रहते हैं उनको क्रेडिट दे दी जाती है। जो सीनियर ऑफिसर हैं, क्रेडिट उनको मिल जाती है। इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग के मन में ये रहता है यार कि मेहनत हम करें, जान हम दाँव पे लगाएँ और यहाँ पे क्रेडिट कोई और लेकर के जाए। हमारे घर वाले, हमारे देश वाले हमें पहचान ही नहीं रहे कि मतलब हाँ, यहाँ पे कोई इस नाम का व्यक्ति था जिसने 10 आतंकवादियों को मार दिया, बल्कि नाम किसका आ रहा है, तो यहाँ पे टीम लीडर का नाम आ रहा है। तो इस तरीके से बात की जाए। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सीनियर कह देता है वो आपको करना ही करना है। यानी अगर सीनियर का एक बार ये है कि ऑर्डर है, तो फिर चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे दारू पीना हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सीनियर ने ऑर्डर दिया तो हमें वो करना ही करना है। क्योंकि अगर एक बार भी सीनियर का ऑर्डर हम नहीं मानते तो क्या होगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, सजा भी दी जाएगी उसके लिए। तो वही चीज़ें बात की जा रही है यहाँ पे, वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो इंसान होता है ना, आप खुद सोचिए ना, रोज़ आपको 4 ही बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद 1 घंटा फ्रेश होना है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो आप सोच के देखिए कि लगातार वही काम आदमी करते जा रहा है, रोज़-रोज़ वही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो एक मशीन नहीं हो जाएगा? मशीन का ही तो काम है ना कि लगातार वही काम करना। जैसे आप कैलकुलेटर देखेंगे तो उसका क्या काम है, गणना करना। तो लगातार अगर वही काम कर रहा है तो इंसान मशीन नहीं हो गया। इसी तरीके से ये बात की जा रही है कि इंसानों को ये लगने लगता है, यहाँ पे जो हमारी सशस्त्र सेना है उनको ये लगता है कि यार हमको मशीन की तरह यूज़ किया जा रहा है। और कई लोग क्या होते हैं, तो यहाँ पे शिकार हो जाते हैं इसके डिप्रेशन के। और कई बार ऐसा होता है कि जो जूनियर होते हैं सीनियर का मज़ाक भी उड़ाते हैं। कई बार इसकी वजह से देखने को मिला कि अपने जूनियर ने अपने सीनियर पर गोली भी चला दी है। तनाव का समाधान नहीं, मानसिक तनाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। जो लोग समस्या व्यक्त करते हैं उन्हें कमज़ोर करार दिया जाता है। वर्दीधारी सेटअप, अधीनस्थ कर्मचारी कमज़ोर नहीं दिखना चाहते क्योंकि माचो मैन की छवि उन पर भारी पड़ जाती है। अब यहाँ पे क्या बातें की जा रही है कि जो तनाव का समाधान क्यों नहीं किया जाता है, समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता है? तो मानसिक तनाव पर अभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी लोगों को लगता है कि ये कोई बीमारी है ही नहीं, डिप्रेशन-विप्रेशन, ये तो बस नाटक है। उसके अलावा जो लोग समस्या व्यक्त करते हैं उन्हें कमज़ोर करार दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे बात-बात में क्या कहा जाता है, यार लड़की हो क्या रो रहे हो? हैं? लड़के हो जो रो रहे हो, लड़के लोग रोते नहीं है कभी। तो मतलब यहाँ पे क्या, ये क्या मुद्दा है यार? सिर्फ़ लड़कियाँ रोती हैं, उनको भी सिर्फ़ उन्हीं के अंदर अश्रुग्रंथियाँ पाई जाती हैं, हमारे अंदर अश्रुग्रंथि नहीं पाई जाती, लड़के क्यों नहीं रो सकते भाई? तो वो चीज़ यहाँ पे बात करें कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करते हैं,
तो सामने वाला क्या करता है, उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉब्लम किससे शेयर करनी है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। ऐसा ना हो कि आगे चल कर के वो हमारा मजाक बना रहा हो, हम उससे अपना मान करके प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, वो आगे जा करके 10 लोग से बांट रहा हो कि यार उसकी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, यार वो तो ऐसे है, यार वो तो ऐसे है। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा जो वर्दीधारी सेटअप होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। अब यहाँ पे देखिए, जो सीनियर है वो मेंटल लेवल पर स्ट्रेस्ड है, लेकिन अब वो अपने जूनियर से आकर डिस्कस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो जूनियर से डिस्कस करेगा तो जूनियर की नज़र में उसकी छवि क्या रह जाएगी। तो वो छवि बरकरार रखने के लिए, यानी जिसको आप कह सकते हैं सामाजिक दबाव, उसके चक्कर में आकर के बहुत सारे लोग तो यही नहीं बताते कि हाँ यार मुझे दिक्कत है, मैं समस्या से ग्रसित हूँ, या मुझे यहाँ पे डॉक्टर के पास ले चलो, या मेरी बात सुन लो। इस तरीके की चीज़ों से बचते हैं। अगला पॉइंट है उनकी उपलब्धियों के लिए कम मान्यताएं। जैसे राज्य पुलिस और सीएपीएफ में कांस्टेबलरी की हिस्सेदारी कितना, तो लगभग 85% है, यानी 85% कांस्टेबल काम कर रहे हैं। आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर जैसे भी कुछ कोई भी घटना होगी तो क्या होगा, सीनियर अधिकारी फोन करेगा जूनियर को, अपने जूनियर को अपने जूनियर को, और कार्रवाई जब करने की बात आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेबल को सस्पेंड कर देंगे, उसको जॉब से निकाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे रॉब जनाएंगे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि 85% कांस्टेबल है तो ज्यादातर काम यही कर रहे होंगे, लेकिन जो एक काम करते हैं उसको उतनी मान्यता नहीं दी जाती, इनको उतना पहचान नहीं दिया जाता है। और प्रमोशन में कभी कभी तो 30-30 साल लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है जो कांस्टेबल की पोस्ट पे भर्ती हुआ था वो कांस्टेबल बन करके रिटायर भी हो जाता है, और यहाँ पे उसका प्रमोशन नहीं होता। तो यही बात की जा रही है यहाँ पे, काम ये लोग करते हैं और यहाँ पे क्रेडिट कौन ले जाता है, मान्यता कौन ले जाता है, तो इनके सीनियर ऑफिसर ले जाते हैं। और ये तो पुलिस में कुछ ज्यादा ही होता है ये चीज। शराबखोरी की ओर रुझान, कार्मिक अक्सर शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सहारा लेते हैं। बाद के मामलों में चूककर्ताओं को कानून के अनुसार दंडित किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, तो शराब का भी सेवन करने देखिए जैसे क्या होता है, इंसान परेशान है तो अपनी परेशानी से निपटने के लिए क्या करता है, यहाँ पे नशीली दवाओं, शराब और इस चीज़ का सहारा लेता है। जब वो किसी से अपनी बात कह नहीं पाता है, अकेले ही घुटता रहता है, मरता रहता है, तो हम बहुत सारे गलत चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। मेरी तो आप सबसे सलाह, अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं तो आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करिए। सबसे बेहतर तो है कि आप अपने मम्मी पापा से बात करिए। अगर आप उतने अनकंफर्टेबल नहीं हैं अपने मम्मी पापा को लेकर के, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करिए। अगर बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है तो क्या करिए, एक डायरी ले लीजिए, उस पर नोट डाउन करते रहिए रोज की चीज़ें। यकीन मानिए कि 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे 40 से 50% प्रॉब्लम आपके अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जब आप लिखना शुरू करते हैं, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाती है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो चीज़ हमें बहुत तकलीफ पहुंचाती है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ ही ओपन है तो इससे अच्छी बात तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। भाई अगर कोई अपने मम्मी पापा के साथ कंफर्टेबल है ना, तो बहुत ही बेहतरीन बात है। मतलब बाहर वाले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर बताने का प्रॉब्लम ये है, एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि बात लीक हो जाएगी, मतलब मजाक बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर पे कहते हैं, अपने मम्मी पापा से कहते हैं, तो वो लोग बात लीक नहीं करेंगे। वो लोग किसी बाहर वाले को ये नहीं बताएंगे कि ये हमारा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उससे निपटने की कोशिश करेंगे। और अगर मम्मी पापा से नहीं कह पाते तो किसी दोस्त से कहिए, उससे भी नहीं कह पाते तो एक डायरी ले लीजिए, उस पर नोट डाउन करते रहिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं सशस्त्र बलों पर बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, युवा पीढ़ी को सशस्त्र बलों में शामिल होने से हतोत्साहित करते हैं। अब देखिए होता है कि इतना ज्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता है। अब जब घर पे आके कोई बताता है कि हमें 4 बजे उठना पड़ता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, उसके बाद 2 रोटी खाने को मिलती है, फिर हमें ये करना पड़ता है, तो लोग को लगता है यार इतना डिसिप्लिन, मतलब मेरे बस की बात तो नहीं है। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि यूथ जो है उससे कटना शुरू कर देंगे जब देखेंगे कि यहाँ पे बीमारियां बहुत बड़े लेवल पर चल रही हैं, मशीन के तरीके से यूज किया जा रहा है हमें। अगला पॉइंट है बलों का मनोबल गिरना, उन्हें हतोत्साहित करना और उनके दैनिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आप खुद सोचिए ना, अगर कोई बीमार है तो कैसे काम कर पाएगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर मेंटल लेवल पर कोई डिस्टर्ब है तो वहाँ पे काम नहीं कर पाता ठीक तरीके से। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनका मोरल डाउन होता है। अब जब मोरल डाउन होगा तो यहाँ पे कैसे काम करेगा, वो कैसे अच्छे लेवल पर लेकर के चलेगा। आत्महत्या के बढ़ते मामले, और यहाँ पे सिर्फ आत्महत्या की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे आत्महत्या और हत्या दोनों हो सकती है। जैसे देखिए क्या मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, डिस्टर्ब है, तो दो संभावना है, तो ये खुद को मार देगा, और कई बार ऐसा भी आता है कि ये अपने सीनियर की भी जान ले लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, वहाँ पे क्या था, तो एक जूनियर थे, उन्होंने क्या किया, अपने सीनियर को भी गोली मार दी, उसके अलावा 3 अन्य लोगों को भी जान से मार दिया था। तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो अच्छी कार्य परिस्थितियां हो, यानी उनको और अच्छे लेवल पर लेकर के चला जाए, उनको अच्छी तरीके से कार्य परिस्थितियां दी जाए। ऐसा नहीं कि मशीन के तरीके से यूज किया जा रहा है, थोड़ी बहुत मौज मस्ती रखी जाए, थोड़ा बहुत स्पोर्ट भी रखा जाए, थोड़े बहुत कार्यक्रम भी रखे जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराया जाए। अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करें, अब ऐसे मामलों के बारे में देखें, और यहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम रख दी जाए जो मेंटल लेवल पर काम करते हो, कि अगर किसी को लगता है कि मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब है तो उनसे कंसल्ट कर सकता हो। उचित संचार तंत्र स्थापित करें, कम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही है। और अगला पॉइंट है कि उपलब्धि के लिए पुरस्कार और मान्यता दी जाए, यानी जो भी अगर मान लीजिए कोई जूनियर व्यक्ति भी है, अगर वो भी कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए भी इसको अवार्ड दिया जाए। हमेशा टीम लीडर का ही नाम सामने ना ला कर रखा दिया जाए। ऐसा ना हो कि काम कोई करे नाम किसी का हो। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो भी काम करेगा, जो भी अच्छे लेवल पर काम करे, अवार्ड उसी को दिया जाए, ना कि यहाँ पे टीम लीडर को दिया जाए, ना कि जो सीनियर है सिर्फ उनका नाम लिया जाए कि इनके निर्देशन में, इनके मार्गदर्शन में ये किया गया। यहाँ पे सीधा सीधा कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, कोई ए नाम का सेना में है, तो वो क्या करता है, 10 आतंकवादियों को मार देता है, तो यहाँ पे सीधा इनका नाम लिया जाए कि इन्होंने ये वीरता पूर्वक कार्य किया है, बस।
ये नहीं कि इनका अवार्ड उठा करके इनके टीम लीडर को दे दिया जाए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेट्रो से जुड़े नियम के बारे में। अभी मेट्रो को संचालित करने के लिए 3 नियम चलते हैं, तो उस इन तीनों नियम को मिला करके एक नियम बनाने की बात की जा रही है, जिस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में है। ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है? तो आवास और शहरी मामलों की संसदीय अस्थायी समिति ने मौजूदा 3 केंद्रीय अधिनियमों के विरोध में देश में सभी मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए एक एकल और व्यापक कानून की आवश्यकता को हरी झंडी दिखाई, और इसके अलावा सभी मेट्रो में कम सवारियों के बारे में चिंता को भी उठाया है। यानी यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अभी जो मेट्रो का संचालन होता है उसके लिए केंद्रीय स्तर के 3 नियम बनाए गए हैं, तो उन तीनों को मिला करके एक नियम कर दिया जाए, एक देश एक नियम, उसके बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा क्या बात की जा रही है कि जो मेट्रो है वहाँ पे कम सवारियाँ क्यों आ रही हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाए और यहाँ पे इनको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जाएँ। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई किसके द्वारा? तो आवास और शहरी मामलों की संसदीय अस्थायी समिति के द्वारा। तो इसके बारे में हम जानते हैं पूरे डिटेल्स में अच्छे से। अभी वर्तमान समय में मेट्रो से संबंधित कितने नियम हैं? तो कुल 3 नियम हैं। कौन-कौन से? मेट्रो रेलवे कार्य निर्माण अधिनियम 1978, रेलवे अधिनियम 1989 और मेट्रो रेलवे संचालन और रखरखाव अधिनियम 2002। इसी के तहत सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। लेकिन अब क्या बात की जा रही है कि इन सबको मिला करके एक कानून बना दिया जाए जो व्यापक रूप से जो सारी चीज़ों को कवर करके चले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पैनल द्वारा हाइलाइट किए गए मुद्दे कौन-कौन से? तो इसमें ये बताया गया है कि दिल्ली और मुंबई को छोड़कर सभी महानगरों में यात्रियों की संख्या बहुत कम है। यानी अगर आप दिल्ली और मुंबई को छोड़ दें, तो उसके अलावा अन्य जहाँ पर भी मेट्रो रेल चलती है वहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सवारी की संख्या बहुत कम है, लोग सफ़र करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और जब लोगों की संख्या कम रहेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि जितना लागत निकली है उतना ही नहीं निकल पाएगी, तो उसका लाभ कहाँ से आएगा? तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जिसके कारण परियोजनाओं को सम लाभ बिंदु तक पहुँचने में देरी हो रही है। 6 से 7 वर्षों के निरंतर संचालन के बाद भी मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। तो कौन-कौन से मुद्दे अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे मेट्रो में? तो पहले दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, उसके अलावा प्रथम और अंतिम गंतव्य कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उचित योजना का अभाव, उसके अलावा मेट्रो रेल स्टेशनों पर पार्किंग की व्यवस्था, उसके अलावा जलग्रहण क्षेत्र आदि बढ़ाने की आवश्यकता। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जो ये पार्किंग वाली सुविधा है ना, ये मतलब ये प्रॉब्लम हर जगह है यार। आप कहीं मार्केट में निकलिए, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ये बताया कि जो मेट्रो रेल परियोजना है, अगर यहाँ पे कोई मेट्रो से सफ़र करना चाहता है, तो अगर मेट्रो स्टेशन तक आना है, उसको अपनी पर्सनल कार हो गई, पर्सनल बाइक हुई इससे, तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, पार्किंग की सुविधा अलॉट नहीं कराई है। तो इसके बारे में भी चिंता उठाई गई इसके द्वारा कि यहाँ पार्किंग सुविधा भी अलॉट कराई जानी चाहिए, अलाउ करानी चाहिए। और कई बार तो ऐसा था, आप देखेंगे ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, अगर थोड़ी-सी भी बारिश हो जाए, एक दिन भी अगर ठीक से बारिश हो गई, तो आस-पास के क्षेत्र में क्या होता है, पानी भर जाता है। कई बार तो ऐसा आप फ़ोटो देखे होंगे या वीडियो देखे होंगे, जो रेल की पटरियाँ होती हैं, उसपे इतना बुरी तरीके से पानी भर जाता है कि ट्रेनें रद्द करनी पड़ जाती हैं। 2-2 3-3 दिन तक ट्रेन चलती नहीं। तो वही सारी यहाँ पे भी बात की जा रही है कि ये सारी समस्याएँ मेट्रो के लेवल पे ना आए, इसके लिए हमें समाधान करना पड़ेगा। ये सारी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं, इनसे निपटना पड़ेगा हमें। इस पैनल ने सिफारिशें क्या-क्या की हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो छोटे शहरों में कम पूँजी गहन मेट्रो नियो, ये कॉन्सेप्ट है, मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट, इनको लॉन्च किया जाए। जो छोटे शहर है वहाँ पे मेट्रो ट्रेन ना चलाए, मेट्रो का एक छोटा रूप होता है मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट, इनका यूज़ कीजिए। जैसे आप देखेंगे फेसबुक लाइट है और शायद इंस्टाग्राम लाइट भी आता है क्या? जो यूज़ करते हैं वो बताएँ कमेंट बॉक्स में। उसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। लाइट का क्या मतलब होता है? हल्का, तो वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है कि छोटे स्तर की मेट्रो रेल जो है उसको चलाया जाए, 3-4 डब्बे की, 5 डब्बे की, ऐसा नहीं। यहाँ पे 8-10 डब्बे लगाना ही ज़रूरी है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मेट्रो नियो क्या है? तो एक व्यापक तीव्र पारगमन प्रणाली है, यानी ये तेज़ गति से चलने वाली है, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए कम लागत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन समाधान प्रदान करती है। मेट्रो लाइट प्रणाली में सड़क यातायात को अलग करने वाला एक समर्पित पथ होगा। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो कोच्चि जल मेट्रो परियोजना है, इसको भारी उद्योग मंत्रालय की फेम सेकंड योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए। अब फेम क्या है? फेम का पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाना और उसका विनिर्माण करना। ये भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई एक योजना है। ये योजना किससे संबंधित है? ये योजना वाहनों से संबंधित है। यहीं तक यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।